अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। यहाँ आपको इन्फॉर्म करती चलूँ कि चैनल पे बहुत सी अवेयरनेस दी जाती है और यहाँ पर न सिर्फ डिजीज़ के ऊपर बात होती है बल्कि जनरल अवेयरनेस की भी बात की जाती है और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात होती है, न्यूट्रिशन पर बात होती है। और आज बात है एक करंट इशू के हवाले से जो आजकल के मौसम से रिलेटेड है, यानी बरसात में होने वाली एक प्रॉब्लम है जिसे कॉलरा कहा जाता है। आज बात करूँगी कॉलरा के हवाले से, जिसे हैज़ा कहते हैं। आम ज़ुबान में हैज़ा का मर्ज़ है। ये इंतहाई एक्यूट प्रॉब्लम होती है, ना सिर्फ एक्यूट बल्कि ये एक फैटल प्रॉब्लम है, यानी बहुत ही मोहलिक डिज़ीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है, लेकिन सेल्फ लिमिटेड है, यानी एक से दूसरे को लगना का जो चांसेस है या वो नहीं होता इसमें। और ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को डिस्टर्ब करती है, यानी तमाम जो निज़ाम इंतज़ाम है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है, या यूँ कह लीजिए कि दरम बरम होकर रह जाता है। हैज़े का मर्ज़ कंटामिनेटेड फूड से होता है और ड्रिंक से होता है, यानी ग़िज़ा और पीने की अशिया जो कंटामिनेटेड हो, जिनमें सफाई का ख्याल ना रखा गया हो, अनहाइजेनिक हो, तो ये उनसे मर्ज़ हो जाता है। एक बैक्टीरिया है जो इसे कॉज करता है, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से कहा जाता है, और ये पर्सन्स की स्मॉल इंटेस्टाइन्स की एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी ये जिसको होता है उसकी छोटी आंतों को डिस्टर्ब करता है, उन्हें इन्फेक्ट करता है। याद रखिए, कॉलरा के मर्ज़ में यानी हैज़े में एक्सट्रीम किस्म का डायरिया होता है, शदीद किस्म का डायरिया होता है, जिसमें रैपिडली बॉडी फ्लूइड्स और सॉल्ट्स निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। कॉलरा मिलियंस की डेथ का बायस बनता है और ये कंडीशन एक एक्यूट अटैक की सूरत में सामने आती है। बाज़ औक़ात 1 माह बाद तक भी रह सकती है। ये इतनी तकलीफ़देह चीज़ होती है और ये ग्राम नेगेटिव रॉड शेप किस्म का जो इसका बैक्टीरिया होता है, यानी उसकी शेप ऐसी होती है। कॉलरा का जो बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिन पैदा करता है और फिर इसमें से कुछ इंटेस्टिनल सेल्स में दाखिल हो जाता है, यानी उस बैक्टीरिया का कुछ पोर्शन जो है उसमें से निकलने वाला जो जहरीला मादा है वो छोटी आंतों में दाखिल हो जाता है और फिर सेलुलर पंपिंग मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब कर देता है। सेलुलर पंपिंग मैकेनिज़्म जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स मूवमेंट्स को और इंटेस्टाइन यानी इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब को रेगुलेट रखता है, इन पर काम करता है। तो जब कॉलरा होता है ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होकर रह जाती हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के हवाले से कि अगर किसी पर्सन को हैज़ा होता है या कॉलरा की शिकायत लेके वो आता है तो कौन सी सिम्टम्स आपके सामने आती हैं। डायरिया तो फॉरमोस्ट सिम्टम है जो आपके सामने आती है। तकरीबन 12 से 28 घंटे तक पेशेंट को राइस वाटर स्टूल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे चावलों का पानी हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डायरिया अकम्पनीड बाय वॉमिटिंग, यानी साथ ही साथ उसके वॉमिटिंग भी होती है। एक तो डायरिया हो रहा होता है पेशेंट को, उस तरह ब्लड वो सारा फ्लूइड लॉस हो रहे होते हैं, और इस तरह से ही जब वॉमिटिंग भी साथ हो रही होती है तो डबल जो है फ्लूइड लॉस हो रहा होता है बॉडी का। इसी वजह से पेशेंट रैपिडली डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी उसमें पानी की शदीद कमी हो जाती है और पेशेंट थर्स्टी फील करता है, यानी उसे प्यास भी बहुत लग रही होती है और उसकी ड्राई टंग होती है, बिल्कुल खुश्क ज़ुबान हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है उसको वॉमिट हो जाती है या डायरिया हो जाता है। अगर बॉडी के हवाले से बात की जाए तो पेशेंट की बॉडी कोल्ड एंड क्लेमी होती है, यानी ठंडी और चिपचिपी सी इस किस्म की होती है। और उसके साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा फैटल चीज़ है वो ये है कि यूरिन आउटपुट एब्सेंट हो जाता है, यानी पेशेंट को यूरिन नहीं आता, पेशाब नहीं आता। कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, बीपी फॉल कर जाता है, और ये बीपी फॉल होने की वजह से, यानी बीपी शदीद लो हो जाता है वाटर लॉस की वजह से, तो इसकी वजह से ही कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है। अगर ऐसे पेशेंट की पल्स को चेक किया जाए तो वो बिल्कुल फेंट होती है, बिल्कुल मध्यम, नज़र ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता इसका। आगे जाके मेडिसिन के बारे में तफसील से बताऊंगी, लेकिन यहाँ ये बताती चलूँ हमारी 2 मेडिसिन कैम्फर और वरेट्रम ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़बरदस्त काम करती है।
पेशेंट को मस्कुलर क्रैम्प्स होने लगते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। आई हॉलोस हो जाते हैं, यानी आंखें धंस जाती हैं, संकन हो जाती हैं बिल्कुल अंदर, ऐसे लगता है गड्ढे में चली गई हों। और रिंकल्ड स्किन हो जाती है, बिल्कुल झुर्रियाँ सी पड़ गई हों जैसे। अगर हाथों को देखें तो बिल्कुल आप यूँ कह लीजिए लाइक अ वॉशर वुमेन्स हैंड, यानी ऐसे हाथ हो जाते हैं जैसे कि कपड़े धोने के बाद अक्सर औकात हो जाया करते हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों में ना सिर्फ फीवर की कंडीशन सामने आती है, यानी कि बुखार होता है, बल्कि लिथार्जी होती है, उनसे उठा भी नहीं जाता। सीजर्स हो जाते हैं, यानी झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और अगर फ्लूइड जो रैपिडली लॉस कर गया है, इसको अनट्रीटेड रहने दिया जाए, इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये डेथ कॉज कर देता है। 50% लोग चंद घंटों में ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए सोडियम क्लोराइड के अल्कलाइन लोशंस दिए जाते हैं, सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए पोटेशियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है, ट्राई सोडियम स्ट्रेट्स को किया जाता है, ORS का इस्तेमाल करवाया जाता है और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ट्रीटमेंट देते हुए पेशेंट को मुकम्मल रेस्ट करवाई जाती है, बेड रेस्ट करवाई जाती है और उसकी बॉडी को वार्मथ दी जाती है, उसकी मेंटेनेंस रखी जाती है वार्मथ की। और 36 आवर्स के लिए सिवाय लिक्विड्स के उसे कुछ भी नहीं देना होता। पेशेंट को या तो बार्ले वाटर दिया जाए या फिर राइस वाटर देना चाहिए, यानी चावलों का पानी देना चाहिए। चावल को भिगो दें कुछ देर तक, तकरीबन 2 घंटे तक जो भीगे हुए चावल हैं उनका पानी देना चाहिए। और 5% जो है ग्लूकोज ऐड कर देना चाहिए उसमें। यहाँ आपको अपने होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से बताती चलूँ कि बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन हैं, जिसमें टॉप मेडिसिन वेट्रम एल्बम है, कैम्फर है, आर्सेनिक एल्बम है, क्यूप्रम एसीटेट है और एक्टिव स्टेज में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ज़बरदस्त है, कैम्फर फ़ॉरन रिजल्ट देती है, पोडोफाइलम है, कार्बोवेज है, क्रूटन हमारी मेडिसिन है। इसके साथ ही साथ एसिड फॉस, सल्फ़र, इलिटेरियम, जेट्रोफा, कुर्ची बहुत ही एक्सलेंट रेमेडी है, किसी भी किस्म का डायरिया हो कुर्ची उसे कंट्रोल करती है। तो ये थी मेडिसिन के नेम, लेकिन यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है और गाइडलाइन के लिए है। आप इनको खुद भी स्टडी कर सकते हैं और किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसको इस्तेमाल ना कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।